नकीबुल्लाह कत्ल केस, SSP राव अनवार का तहकीकाती कमेटी, IG सिंध और इंसानी हकूक की कमेटी के सामने पेश होने से इनकार। राव अनवार की तहकीकाती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात, कानून वाले का ही कानून का एहतराम न करना निज़ाम पर तमाचा है। नैब और हुकूमत में ठन गई। प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए चेयरमैन नैब के तजवीज़ करदा 5 जबकि हुकूमत के 3 नामों पर इत्तफाक न हो सका। अहम ओहदे के लिए डेडलॉक क्या एहतसाबी अमल को कमजोर कर रहा है। और तुर्की के गांव में सीटी बजेगी तो बात बनेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। SSP मलीर राव अनवार ने अभी तक तहकीकाती कमेटियों से ताउन नहीं किया, बल्कि कुछ इतलात ये भी हैं कि उनसे रब्ता भी नहीं हो रहा। दूसरी जानिब नकीबुल्लाह महसूद जो कत्ल हुए थे मुबैना पुलिस मुकाबले में, उनके अहले खाना कराची पहुँच चुके हैं अपना बयान रिकॉर्ड करने। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुतनाज़ और कई बार मुअत्तल होने वाले SSP मलीर राव अनवार का पुलिस का करियर अब वाकई ख़त्म होने वाला है या नहीं, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितनी संजीदा है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे नैब पर। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल की तकर्री नहीं हो सकी, ये डेडलॉक भी है। और दूसरी जानिब नैब की हाज़िरी के बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 90 मिनट की। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। ऑफ क्राइम पे जाने के बाद दोबारा हम वापस आए उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो और उनकी टीम ऑफिस से गायब हो गई। नकीबुल्लाह कत्ल केस में SSP मलीर राव अनवार का तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने से इनकार और अब तक उनके खिलाफ होने वाली तहकीकात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन सिंध असद इकबाल भट्ट और सीनियर सहाफ़ी क्राइम रिपोर्टर अफजल नदीम डोगरा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अफजल साहब, पहले तो आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि तहकीकाती कमेटियों के सामने राव अनवार पेश नहीं हुए और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उनसे राब्ता भी नहीं हो रहा। देखिए, जब किसी शख्स जब पुलिस को पोलिटिसाइज अप करेंगे और पुलिस अफसरान जो हैं, जो उनके पसंदीदा लोग हैं, उनके सर पर पॉलिटिकल लोगों के हाथ होंगे, तो फिर यही सब कुछ होगा। वो ना सिर्फ तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं हो रहे, बल्कि वो अपने IG के सामने भी पेश होने के लिए तैयार नहीं है। ना उनसे रब्ता हो रहा है क्योंकि वो समझते हैं कि वो इतने पावरफुल हैं और उनके पुष्पनाही करने वाले लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए जी अफजल साहब जहाँ मैं आपसे भी राय लेना चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया का तवज्जो इस केस पे बहुत है और करीब से देखा जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत डिलीवर ना कर पाई, नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ नहीं दिला पाई, राव अनवार का आपको लगता है कुछ कोई केस रजिस्टर हो सकेगा या नहीं? केस तो रजिस्टर होना है, लेकिन अनवार साहब जो एक्चुअली जिनका नाम अनवार अहमद खान है, जो कि SP हैं, तो ये पेश शायद इसलिए नहीं हो रहे कि इनको पता है कि केस की बुनियादें इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि वो इसमें दावे करते आए हैं। माजी में भी इसी तरह के इनकाउंटर्स इन्होंने किए हैं, उसमें भी यही दावे होते थे। माजी में तो जितने लोग इनके गिरफ्तार या मुबैना या मैं कहूँ कि इस टाइप के इनकाउंटर्स में जो मारे गए हैं, तो उनके जो लवाकिन या उनके जो इस तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना पड़ा और लोग भी इसमें मैदान में आए और इस तरीके से इसकी तहकीकात शुरू हुई। तो जाहिर है कि अब जब इस तहकीकात करने वाली टीम ने पहले दिन ही तमाम जो शवाहिद मौके या जिस जगह इन्होंने जब दौरा किया बजाय वक़ुआ का, तो कोई ऐसी चीज वहां नजर नहीं आई कि ये इनकाउंटर था। और खुद राव अनवार अहमद खान को खुद पता है इस चीज का, इसमें कोई इतना वो नहीं है। एक FIR जो थी पिछले 2004 की एक FIR जिसमें नकीबुल्लाह महसूद नाम का कोई बंदा मफरूर था, उसके जवाब बनाया कि ये देखिए हमारे केस में मफरूर था, लेकिन जब क्वेश्चनिंग हुई तो उसके बाद वो आधे घंटे बाद चले गए। उनसे कहा गया था वो तहरीरी बयान अपना देंगे, अपनी टीम के लोगों को पेश करेंगे, लेकिन ना तो उन्होंने तहरीरी बयान दिया, ना ही सामने पेश हुए। और इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि इनकी जो लोग थे जिन्होंने बराह रास्त ये इनकाउंटर किया था, या जो शूटर थे, या जिन्होंने इसमें FIR में जो मुद्दई थे,
वो सारे के सारे अब इनके मंजर पे नहीं है। मंजर पे नहीं है। अफजल साहब, मैं यहाँ आपको रोकूंगी। असद साहब, यहाँ सवाल करना चाहूंगी कि 11 जो पुलिस अफसर है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन इससे मसला हल तो नहीं होगा। अगर ये इस मुबैना पुलिस मुकाबले में या मुकाबलों में मुलविस थे तो कोई उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी नहीं चाहिए? बिल्कुल जी, ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है यहाँ पर कि लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लाइन हाजिर कर दिया जाता है और कुछ अर्से बाद वो दोबारा फिर वहीं पर नाज़िल हो जाते हैं लोगों पर एक अजाब की तरह। इनके खिलाफ तो बिल्कुल कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। इनके खिलाफ ना सिर्फ महकमा जाती बल्कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होने चाहिए और कोर्टों में उनको प्रूफ करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और मावराए अदालत कत्ल जो है इनको किसी हद तक हम कमी ला सकते हैं। देखिए, एक कितना बड़ा जुर्म किया, एक आदमी 7 दिन से आपकी कस्टडी में। ये एक केस नहीं है, हमारे पास ऐसे दर्जनों केस रिकॉर्ड हुए कि लोगों को उठाया गया, वो पुलिस की कस्टडी में थे, लोगों की मौजूदगी में उठाया गया, लोग गवाह हैं, हमने बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन की, मोहल्ले वालों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि हाँ जी पुलिस के लोग थे या रेंजर्स के लोग थे और इदारों के लोग थे साथ उनके, जो उठाकर ले गए और उसके बाद उनकी जो है मुख्तलिफ तशद्दुद ज़्यादा लाशें मुख्तलिफ जगह से मिली या उनको ये कह के मार दिया गया कि जी ये पुलिस उसमें अपना मुकाबले या में मारे गए। इस तरह कई केसेस ऐसे हुए सामने, सोशल मीडिया पे भी आए कि इन्होंने कहा जी पुलिस मुकाबले में मारे गए, उन लोगों के हाथ में हथकड़ी थी। अब भाई हथकड़ी लगी, वो कैसे तुम्हारे साथ मुकाबला कर रहा था? को खुदा का खौफ करो, को बात करते हुए शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अब ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं यहाँ रोकूंगी। अफजल साहब, राव अनवार खुल्लम खुल्ला मीडिया को कई बार बता चुके थे कि उन्होंने पुलिस मुकाबले भी किए थे, डॉन की रिपोर्ट भी है, रॉयटर्स की रिपोर्ट भी है, लेकिन इससे पहले वो गिरफ्त में नहीं आए थे। हेलो, मुझे आवाज सही नहीं आ रही। जी अफजल साहब, राव अनवार बहुत खुल्लम खुल्ला पुलिस मुकाबलों का दावा करते रहे कि हमने किया क्योंकि जो अदालतें हैं वो अपना काम नहीं करती, इस वजह से हमें करना पड़ता है। ऑन द रिकॉर्ड ये मौजूद है, डॉन की रिपोर्ट भी है, रॉयटर्स की रिपोर्ट भी है, लेकिन इससे पहले वो कभी पकड़े नहीं गए, गिरफ्त में नहीं आए। नहीं, गिरफ्त तो देखिए पहले होनी चाहिए थी। मैं अगर कहूं कि अगर 1992 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ उस वक्त इनकी गिरफ्त हो जाती, जो इन्होंने 94 में एक खौफनाक इनकाउंटर किया था जिसमें एमकेएम के नो डाउट वो काफी उस वक्त के पाए के दहशतगर्द थे, फारूक दादा और उनके साथ उस वक्त के एसएचओ थे एयरपोर्ट के। एक शराड कार थी, बगैर डिग्गी की कार होती है ये, जिसमें 5 लोग इन्होंने इनकाउंटर किए थे, मारे थे फारूक दादा समेत, और उसमें कोई 7 कलाशनकोफ और इतना असला था कि एक ट्रक भी नहीं समा सकता था। तो उस एफआईआर, वो आज भी मौजूद है, उस एफआईआर को अगर देखें या उस वक्त इनकाउंटर किया तो उस वक्त अगर पकड़ हो जाती तो शायद मेरा ख्याल है कि आगे नहीं बढ़ पाता मामला। लेकिन फिर उसके बाद पेदर पे हुए, जो इन्होंने दावे किए अपनी जगह, जो इन्होंने सारी चीज की, लेकिन 100% जो फेक लगती थी चीजें तमाम मीडिया को पता है। देखिए, मुझे अगर कोई कहे कि यहाँ इनकाउंटर होने वाला है और मेरी टीम वहां पहुंच जाए और वो खुद इनवाइट करते थे लोगों को उस इलाके में, यानी जितने इनके इनकाउंटर हुए हैं पिछले 170 के करीब जो रिकॉर्ड पे आए हैं, उसमें से बहुत सारे इनकाउंटर ऐसे थे जिसमें राव अनवार खुद इनवाइट कर लेते थे लोगों को, एंगेज कर लेते थे उस इलाके में काफी देर पहले, यानी 3-3 घंटे पहले। DSNG मीडिया की खड़ी रहती थी, रिपोर्टर्स वहां खड़े रहते थे और इसी तरीके से जो टीम थी वो होती थी और पता होता था, न्यूज रूम तक को पता होता था, हमारे तमाम जो लोग हैं उनको पता होता था कि आज कोई बड़ी खबर मलीर से आने वाली है, क्योंकि राव अनवार ने मीडिया को एंगेज किया वहाँ, मीडिया को एंगेज किया। अच्छा अफजल साहब, तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं हो रहे, बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन मीडिया से बात ज़रूर कर रहे हैं, बयानात उनके सामने आए हैं। उनका ये भी कहना है कि तहकीकाती कमेटी जो है उस पर एतमाद नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात है उनको। क्या वजह है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? देखिए, जिस वक्त अभी इनके स्टेटमेंट जो मैं बता रही आए हैं वो एक हद तक आए हैं। कल रात इस वक्त हमारी इस वक्त बात हो रही है, इस वक्त तक तो उनके ये सारे स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आ रही थी। फिर उसके बाद से उनके मोबाइल फोन भी बंद हैं, उनके व्हाट्सएप भी बंद है और कोई किसी चीज का वो जवाब भी नहीं दे रहे। यहाँ तक कि जब कल इतला थी तो अपने घर पे हैं, जब टीम उनके घर पे गई है वहां भी वो मौजूद नहीं थे, वो नोटिस सर्व करने के लिए गई थी, फिर उन्होंने नोटिस वहां पर चपटा किया और उसके बाद जो आपसे कहा थे सबसे कॉन्टेक्ट किया।
तो वो राब्ते वाली बात तो अब यहाँ गलत हो जाती है। अब जो आखिरी था 1 बजे का टाइम दिया था उनको, मीडिया के जरिए रात 11 बजे का टाइम दिया था, वो नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि जब मुकदमा दर्ज होगा उसके बाद तो सिचुएशन और वो मुकदमा दर्ज होगा तो सिचुएशन और होगी। क्या सिचुएशन होगी ये जानेंगे इसी ब्रेक के बाद और गुफ्तगू जारी रहेगी। एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं SSP मलीर राव अनवार और नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के केस की। असद साहब, आपसे सवाल जो मैं करना चाहूँगी, 2015 में भी राव अनवार के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 60 जाली पुलिस मुकाबलों का इल्ज़ाम था, वो भी केस चल रहा था, लेकिन वो भी कहीं पहुँचा नहीं। भाई मैं देखिए, उसमें सीधी सी बात है, अदालतें जो हैं उन्होंने फैसला करना होता है जो उनके सामने पेपर्स एविडेंस जो पेश किए जाते हैं। जब केस ही ये कमज़ोर बनाएंगे अपने एक साथी के लिए पुलिस वाले, उसके अंदर लिकोने छोड़ देंगे, उसके अंदर ऐसी खामियां छोड़ देंगे, तो उसका फ़ायदा फिर ज़ाहिर है जो मुजरम है या जो मुलज़म है उसको पहुंचता है। यही इस सारे केसेस में किया जाता है। अदालत ने खुद जाकर तफ्तीश नहीं करनी, तफ्तीश करके जो पेपर पेश किए जा रहे हैं उन्होंने उसके मुताबिक फैसला करना है। और ये लेकिन अभी भी जो इंक्वायरी हो रही है वो तो पुलिस ही कर रही है। अब पुलिस कर रही है, लेकिन बहरहाल थोड़े से ये अफसर जो है जिसमें अब्बासी साहब हैं या दूसरे दोस्त हैं, वो थोड़े से अच्छा रिकॉर्ड है उनका। तो जब वो उनके इसीलिए ना तो उनके सामने पेश हो रहे हैं, भाई इतने जोरावर हैं कि वो अपने IG को भी, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई जवाब दे नहीं है, उसके सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं, उससे बात करने के लिए तैयार नहीं, उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। ये कोई एक केस नहीं है, इनके ऊपर तो सैकड़ों इस तरह के केसेस के इल्ज़ामात हैं। और जो लोगों को उठाया गया, लोग इनकी कस्टडी में थे और बाद में उनको मार दिया गया, ये कह के कि ये पुलिस मुकाबले में मारे गए। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, ये नई बात नहीं है। अच्छा, अगर हम इसी केस पे बात करें, अफजल साहब, अभी जो इंक्वायरी रिपोर्ट की कुछ इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जाए वक़ुआ जो था शाह लतीफ़ टाउन भी गए, यही साबित हुआ कि ये जाली पुलिस मुकाबला था। जी बिल्कुल, जब ये टीम को इन्होंने जो पहले तो FIR जब मिली टीम को, उन्होंने केस फाइल लेते ही जो वकुआ का मुआयना किया, पता चला कि वो एक पोल्ट्री फार्म है और वीरान पोल्ट्री फार्म था, जिसके अंदर इन्होंने कमरे के अंदर जो है वो ये सारा सीन सजाया था। सीन सजाने से मेरा मतलब ये है कि जो एविडेंसेस मिली हैं तहकीकाती टीम को, वो ये कि ये एक ग्रीन कलर का कारपेट, 2-3 लोटे, 4-5 कूलर, 8-10 प्लेट और इस तरह का मटेरियल होता था। जहां ये इनकाउंटर करते थे किसी वीरान जगह, वहां ये पहले से सारी चीजें रखकर सजाकर जो है वो ये दिखाने की कोशिश करते थे यहाँ पर ये दहशतगर्द रहते थे। तो वो एक तो मैच हुई है चीजें 4-5 इनकाउंटर में, एक ही कालीन ग्रीन कलर का जो ये इस्तेमाल करते थे। और दूसरा ये कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो उनके सामने थी, उसमें जो मरने वाले 4 अफराद थे उनको गोलियां उस मकाम पर नहीं लगी थी, उस रेंज में या उस लोकेशन या उस डायरेक्शन से नहीं थी जो गोलियां जैबको पर दीवारों से थी। दूसरी जो मेन चीज सामने आई वो ये कि इन्होंने FIR में लिखा कि दहशतगर्दों ने अंदर से फायरिंग की उस कमरे के अंदर से। तो पुलिस को ऐसा कोई शहादत वहां से नहीं मिली कि अंदर से अगर फायर हुआ पुलिस के ऊपर या दरवाजे से या खिड़की से, तो सामने की जो दीवार बहुत क्लोज थी वो वहां लगनी चाहिए थी, कोई गोली वहां से गोली या कोई निशान ऐसा नहीं मिला। तीसरी बात ये कि इन्होंने 26 के करीब खाली खोल मिले जो कि पुलिस की फायर थे और सारी चीजें वहां मिली। दूसरी जो मेन चीज, लोग इन्होंने कहा कि ये कारी एहसान का साथी था। जेल में जाकर जब कारी एहसान को उसकी तस्वीर दिखाई गई तो कारी एहसान ने सरासर इनकार कर दिया कि ये वो नकीबुल्लाह नहीं जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उसके बाप को भी कत्ल कर चुके हैं इसी तरह के मुबैना मुकाबले में, और उन्होंने ये भी बताया कि उसके भाई को भी ये इसी तरह इनकाउंटर में मार चुके हैं। तो जबकि ये नकीबुल्लाह जो है इसके भाई भी जिंदा है और उसके वालिद भी जिंदा है, तो फिर ये हुआ कि हम नाम होने की वजह से इन्होंने यानी कि झूठ पर झूठ, और ये जाहिर है साबित भी नहीं हो सका। असद साहब, आप इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं, तहकीक भी करते हैं मावरा अदालत कत्ल के वाक़यात पर। एक राव अनवार पर कार्रवाई करने से, मुकदमा दर्ज करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ हिलजुल होगी? मुझे बता, जिस किस्म की इस वक्त सूरत हाल और बॉडी लैंग्वेज है सिंध गवर्नमेंट की और राव अनवार जिस तरह से एक्ट कर रहा है, उससे तो यूँ लग रहा है कि जैसे इसमें कुछ भी नहीं होगा। उसकी बेसिक वजह ये है, उसकी बेसिक जो ये टीम में जिसने ये मुकाबला किया, इसने उसमें अपना नाम नहीं शो किया कि ये उसमें था।
इसने बाद में तो ओन किया, लेकिन जो टीम जो थी जिसने वहाँ पर ये एक्शन लिया उसमें ये इससे आपने मौजूद नहीं, तो जाहिर है जब ये मौजूद नहीं था तो उस शक का या उसका फ़ायदा इसको पहुँचेगा। ये जानबूझ के रखा जाता है इस तरह का तरीकाकार, ताकि जो बड़ा अफसर जो है, जो बड़ा जो मुजरम जो है, मुलजम जो है, उसको बचाया जा सके। देखिए ये जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दहशतगर्द था और वो इस तरह इन्वॉल्व था, नहीं, वो तो एक बेसिकली आर्टिस्ट था। आप उनकी तस्वीरें देखें, बल्कि ऐसे ही लगता है कि वो मॉडलिंग करियर चाहता था। मॉडल, और देखिए जो आर्टिस्ट होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, और जो मुजरम इस तरह के होते हैं, दहशतगर्द होते हैं या और किसी जराइम में मुलव्वस होते हैं, वो ऐसा लैम्पलाइट में नहीं आते, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो अंधेरे में रहते हैं, वो बैक में रहते हैं। वो इस तरीके से सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आना या अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने लाना वो कभी भी पसंद नहीं करते। ये साइकोलॉजिकली एक साइकिक बात है, ये मुजरम की साइकी होती है कि वो अपने आप को छुपाता है, जबकि अपने आप को लोगों के सामने पेश करके खुश होता था, अपनी अच्छी तस्वीरें लगा के। अपने आर्टिस्ट तो वैसे ही यार इतना सॉफ्ट होता है, जो लोग म्यूजिक या इस तरह जाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अच्छा जी जी असद साहब एक और सवाल करना चाहती हूँ कि जराइम तो कम हुए हैं जो कराची में ऑपरेशन कई सालों से 2013 से चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं और ये HRCP भी रिकॉर्ड करता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ पर इस तरह के जो जराइम जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, लोगों को अगवा करके गायब करना, ये सारे सिलसिले जो इस तरह के बड़े हैं, स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि क्राइम अपनी जगह मौजूद है, बल्कि अब ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। देखिए अगर कोई इंफरादी तौर पर जुर्म करता है तो वो इतना नफ्सियात पे असर ज़रूर डालता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब वो इदारे जिन पे लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है, जो आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं, जब वो गैर कानूनी गैर आइनी हरकतें करेंगे, लोगों को गैर कानूनी और बगैर किसी अदालती इख्तियार के इस तरीके से मारने लग जाएंगे, अगवा करने लग जाएंगे, गायब करने लग जाएंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा एक खतरनाक, लोग कहाँ जाएंगे? अफजल साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितनी संजीदा है? क्योंकि बयानात कई आ चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, मुराद अली शाह साहब के जानिब से, खुर्शीद शाह की जानिब से। संजीदा तो मैं समझता हूँ कि बयानात की हद तक ही है, इसके अलावा जो अमली चीजें करनी है वो नहीं है। देखिए एक तरफ तो IG सिंध की क़यादत और IG सिंध जो है, इनके जो साथ काम करने वाली टीम है, अफसरान है, उनके साथ ये कतई इसके मुखालिफ है और इनको हटाने के लिए दर पे हैं। काफी कोशिश की है जो नहीं कामयाब हुई। हेलो जी, काफी कोशिश की जो नहीं कामयाब हुई। हाँ, काफी कोशिश की जो नहीं कामयाब हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये कि खुद इनकी तरफ से जो एक कोशिश हुई वो DIG को, आजाद खान को इन्होंने इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया, जबकि जो इस पे बहुत बड़े पैमाने पर तंजीम जो जो पार्टी वो करनी चाहिए थी तहकीकाती टीम, वो IG सिंध ने तश्कील दी, जिसके बाद उसने काम किया। अब सिर्फ वो उसी टीम की जानिब से जो इक़दाम किए जाते हैं उनको ऑन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई और इसके अलावा कोई अमल पीपल्स पार्टी या उसकी हुकूमत या उसके जो लोग हैं करता उनकी तरफ से नहीं देखना आ रहा। लेकिन पीछे जाहिर है स्पष्ट पनाही है जब राव अनवर के ऊपर क़यादत की। अफजल साहब, आपकी राय में अगर राव अनवर का नाम ECL की फहरिस्त पर डाला जाए तो संजीदगी जाहिर होगी पीपल्स पार्टी की तरफ से? मैं समझा नहीं। अगर ECL पे एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर राव अनवर का नाम डाल दिया जाए तो इससे संजीदगी जाहिर होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत की? देखिए ECL में तो संजीदगी तो पीपल्स पार्टी की संजीदगी नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का काम नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का है और इस्लामाबाद से जो है वजारत दाखिला से ये सारा कुछ होना है और मेरे ख्याल से वहां से ये कर भी चुके हैं। और इनकी तरफ से तो ये है कि इनको सरेंडर करना चाहिए। अगर ये इनका कहते हैं ऑन करते हैं राव अनवर को, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि राव अनवर का काम अब खत्म हो चुका है। शायद इस साल के चंद महीने हैं उनके पास, उसके बाद वो रिटायर होने वाले हैं। जो काम इनसे लिया जाना था इदारों की तरफ से मुबैना तौर पर जो लोग हैं, या ये समझे कि पार्टी की तरफ से जो काम लिया जाना था या उनसे जो काम मलीर के अंदर लिया जाना था वो लिया जा चुका। अब शायद उनकी जरूरत नहीं है। माजी में और भी बहुत सारे करेक्टर थे, KDA के डायरेक्टर थे
नासिर अब्बास, वो भी जब रिटायरमेंट के करीब से, तो उनको भी अचानक से छापा मारा, गिरफ्तार किया और आज तक वो जेल में हैं। तो उनसे जो काम लिया गया तकरीबन चंद साल के दौरान, जमीनों पे कब्जे या मामला थे वो सारे कर लिए। अब यही काम मैं मेरी पर्सनल ये वो है कि इनसे जो काम लेना था पार्टी ने या जो इदारों ने वो ले लिया। अब इसके बाद इनकी रिटायरमेंट करीब है और इनको जाहिर है हिसाब भी चुकाना था जो उन्होंने माजी में वो की है। और अल्लाह की लाठी बेआवाज है, ये आवाज हम हर शख्स के मुंह से सुन रहे हैं कि अंजाम तो होना है, जाहिर है एक नहीं दो नहीं और सैकड़ों के हिसाब से जब चीजें थी तो नकीब महसूद की शक्ल में ये चीजें जो है वो सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का अब्दुल साहब और असद साहब। नाज़रीन लेते हैं छोटी खबरें के बाद बात करेंगे नैब पे। नैब और हुकूमत में प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्रोसिक्यूटर नैब और तज्जियाकार राजा आमिर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब वक्त देने का। राजा साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल से पहले, क्योंकि आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बहुत लंबी 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम के लिए उन्हें नैब तलब किया गया था, वो हाजिर हुए और फिर बोले। 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये असल में अगर वो 90 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस नैब में हाजिरी से पहले कर लेते तो प्रैक्टिस हो जाती उनकी। अंदर भी शायद 1 घंटा और 45 मिनट्स वो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो उन्होंने 90 मिनट में कही हैं, दीज वर व्हाट द केस एग्जैक्टली इज। तो ये उन्होंने आवाम को नहीं एक्सप्लेन करनी, ये एक्सप्लेन करनी है उन्होंने नैब अथॉरिटीज़ को कि जी ये था। अब नैब ने उनसे ये जो चीज़ें पूछी हैं, शायद इसके अलावा जो कुछ पूछा होगा उसका जिक्र इन्होंने ना किया हो, क्योंकि उसमें असल में हुआ क्या है आशियाना में। आशियाना वॉज अ स्कीम जो कि बनी थी गरीब आवाम के लिए कि उनको लो कॉस्ट लो बजटेड हाउस दिए जाएंगे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उसके लिए इन्होंने कोई 670 कैनाल्स ऑफ लैंड इन्होंने एक्वायर कर ली, खरीद ली कोई 2 बिलियन रुपीस की। जब 2 बिलियन की वो ज़मीन खरीद ली तो द अवार्ड वाज गिवन टू वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने शायद अपनी उसमें जिक्र नहीं किया कि एक चौधरी लतीफ़ एंड सन्स एक कंपनी थी, उसको ये दे दिया गया था अवार्ड। फिर ये अवार्ड कैंसिल हो, ये टेक्निकलिटीज नहीं, मैं सिंपल से इसको बता दूं कि जब उसको कैंसिल कर दिया गया, इन्होंने नहीं कर दिया कैंसिल करके ये एक जॉइंट वेंचर को दे दिया गया समथिंग और उसको दिया गया। वो कौन थे? पैरागॉन सिटी वाले थे। अब यहां से चले आपने दे दिया, आपने इतने 190 मिलियन भी दे दिए, सब कुछ के, लेकिन जब नैब ने ग्राउंड पे जाके देखा कि जी वो तो अलहदा है नुकसान आया, वो घर अभी तामीर हो गए हैं, वो लोगों को पोजीशन दे दिया है, गरीब लोग वहां पे आबाद हो गए हैं। तो जब वहां जाके देखा गया तो वो एक कब्रिस्तान ही था वहां पे और कुछ भी नहीं था, अभी तक आबाद भी नहीं हुआ था और नुकसान जो था कोई 193 मिलियन रुपए का था। जी, वो पब्लिक एक्सचेकर की, वो पैसा किसका था? वो ना पैरागॉन का था ना वो किसी और का था, वो आपका और हमारा और गरीब लोगों के टैक्स का पैसा था। तो ये टोटल केस है, इसके लिए उनको बुलाया गया आज और वो चले गए वहाँ और उन्होंने जाने से पहले कहा कि शायद ये बदनीयती पे नैब मुझे बुला रही है। तो अगर बदनीयती पे बुला रही है तो आप जाइए मत, और जब चले जाते हैं आप सरेंडर करते हैं तो फिर आप ये बताइए कि ये बदनीति तो होगी उन गरीब लोगों के साथ जिनको आपने एक दिखा दिया था कि आपको एक घरौंदा मिलेगा, एक घर मिलेगा, और अल्टीमेटली कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, ये केस अभी चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलता है देखते हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत अहम चीज़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पैनामा केस का फैसला था, 6 माह की डेडलाइन दी थी। शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जो केसेस थे उनको 6 माह के अंदर निपटाना था। 6 माह तो हो गए नहीं, 6 माह मार्च में हो रहे हैं, मार्च में 6 माह हो रहे हैं और केस भी ऑलमोस्ट अपने कंक्लूजन के करीब पहुंच चुके हैं। उसके बाद वर्जन आ जाना है मियां साहब का कि आप बताइए डिफेंस में आप क्या लेके आते हैं। अभी जैसे आप देखिए कि हाल ही में नैब की एक टीम इंग्लैंड गई थी, वहां से वो कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स लेके हैं जो कि आज एक सप्लीमेंट्री चालान के जरिए कोर्ट में सबमिट हुआ है एंड दे हैव गिवन 7 मोर विटनेसेस। उसमें से 2 विटनेसेस ऐसे हैं कि जो कि यूके से आ रहे हैं। दीज आर दोज विटनेसेस हु पर्टेन टू द ट्रस्ट डीड एक आई थी जो मरियम साहिबा ने दौरान तफ्तीश JIT की उनको कहा था कि मैं इसकी बेनिफिशियल ओनर नहीं हूँ। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट रॉबर्ट रैडली हैं, एक जो और वाजिद ज़िया जो टीम में थे, JIT में थे,
उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। हाँ, इन दोनों ने क्या वेरीफाई करना है? इन्होंने कहा कि जब वो ट्रस्ट डीड सामने आई तो इन्होंने देखा कि ये इन्हें मशकूक लगी। जब मशकूक लगी तो इन्होंने भेजी, जब लंदन से चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी ये जिस उसमें फॉन्ट में ये तहरीर हुई है वो फॉन्ट कहलाती है माइक्रोसॉफ्ट की कैलिब्री फॉन्ट है। और जब उससे पता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी ये फॉन्ट तो 2007 में मार्केट में आई थी और ये डॉक्यूमेंट 2006 का है। तो लेकिन सप्लीमेंट्री रेफरेंस क्यों? अब देखिए, दिस इज अ क्रिमिनल केस। इसमें ये तो आपने कह दिया कि 2000, किसने कहा ये 2007 में आई? आपने टीवी से देख के तो नहीं अदालत में जमा कराना, आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के या किसी उस रिलेटेड फर्म क्या 161 की स्टेटमेंट ले ली, उसका बयान कोर्ट में जमा करा दिया। अब उसको एज ए विटनेस भी ले आएंगे जो ये साबित कर देगा कि ये 2007 में ही आई। अब दूसरा, वो ट्रस्ट डीड के बारे में उसका जो उन्होंने कराई है वहां से लैब से कराई है, लैब से करा तो ली, तस्करा तो आ गया। अब तस्करे को कोर्ट में आप देखिए कि प्रोसिक्यूशन की विटनेसेस आ रहे हैं, तो एज ए विटनेस वो कंपनी आ जाएगी। और उसके अलावा 5 और विटनेसेस वो आ गए कि इन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपके मीडिया पे या पार्लियामेंट में, इसमें टीवी इंटरव्यूज, सबूत, तमाम वो चीजें जो 28 जुलाई की जजमेंट है उसमें भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट की हुई है, उसका पूरा मतन उसमें लिखा हुआ है। अब उनको इनके जरिए भी एग्जिबिट करा दिया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, और उसके बाद मार्च में फिर आएगा। अच्छा, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के अभी तक नहीं है, उसकी तैनाती भी अभी तक तातुल का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये सामने आया कि नाम तो भेज दिए गए हैं लेकिन अभी तक सदर ममनून हुसैन ने मंजूर नहीं किया नाम। पर ये प्रोसिक्यूटर जनरल ने करना क्या है? इसने करना है प्रोसिक्यूट। किसको करना है? जो एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्राइम मिनिस्टर थे। मैं बता रहा हूं, हम वजह 1-2 केस ही बनते हैं ना लगने की, और उसके बाद उन्होंने प्रोसिक्यूट किसको करना है, उन्होंने प्रोसिक्यूट और किसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये जो आज सीएम साहब गए थे ये भी उन्हीं ने करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में अब प्रोसिक्यूटर जनरल उनको वो सूट करेगा कि जो उनको प्रोसिक्यूट करे उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक, जो उनको प्रोसिक्यूट करे उन रिजल्ट्स के साथ जो वो चाहते हैं कि ये दे। लेकिन नैब तो और भी सियासतदानों के खिलाफ केसेस हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी केसेस है, कोई सिर्फ शरीफ खानदान या सिर्फ ये केसेस तो नहीं है। अब जो परेशानी की बात, साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हाँ, यही परेशानी की बात है कि वो नहीं लग रहा, क्योंकि वो तमाम लोग, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उन्हें प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे कि चेयरमैन नैब ने कहा कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा किसी किस्म के भी प्रोसिक्यूटर जनरल की अपॉइंटमेंट में, और वो मैं एक इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट और प्रोफेशनल आदमी को लगाऊंगा, तो उन्होंने जो नाम भेजे इन्होंने रिफ्यूज कर दिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी सदर ममनून साहब उनको क्या रिफ्यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रेसिडेंट का काम होता है वो ही वर्क्स अंडर द लॉ ओनली ऑन द एडवाइस, वो एडवाइस पे नोटिफाई करते हैं, वो अपने से डिसीजन नहीं लेते। तो नाउ दिस मैटर इज कमिंग अगेन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, एंड आई बिलीव कि विद इन दिस वीक कोई इसका डिसीजन आ जाएगा और प्रोसिक्यूटर जनरल भी आ जाएगा, और ऐसा आएगा कि जो वाकई ही प्रोसिक्यूटर जनरल है। और अच्छा, 5 नाम क्योंकि सामने आए, इनमें से मुमकिन तौर पर आपको कौन लगता है? नहीं, दिस आई कैन नॉट से कि मुमकिन तौर पे कौन हो सकता है। इन 5 के अलावा कोई आ जाए, कोई फ्रेश नेम ले लिया जाए। इस पे अगर अभी तक एग्रीमेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में से कि चलें जी चेयरमैन साहब आपने काम चलवाना है, आपको प्रोसिक्यूटर जनरल चाहिए, नैब को चाहिए, ये सदर को नहीं चाहिए प्रोसिक्यूटर जनरल, ये वजीर आजम को नहीं चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल किसको चाहिए? नैब को, नैब के इदारे को। तो उनकी मर्जी का जो वो सूटेबल समझेंगे नाम आ जाएगा, देन सुप्रीम कोर्ट में से कि जी ये नाम आ गया, करें जी, इसको नोटिफाई करें नोटिफाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब हमें वक्त देने का। नाज़रीन, ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीटी की जुबान। न्यूज़वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सीटी बजाना आमतौर पर अजीब समझा जाता है, मगर दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ हर कोई एक दूसरे के लिए सीटियाँ बजाता है और कोई भी बुरा नहीं मानता। तो आइए देखिए और सुनते हैं हर तरफ बजती सीटियाँ। क्या आपने कभी सीटी बजाई है? अगर बचपन में कभी बजाई भी होगी तो रद्दे अमल में डांट भी खाई होगी, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में सीटी बजाने के अमल की शायद किसी मुआशरे में हौसला अफजाई नहीं की जाती। मगर सुनिए जनाब, यहाँ तो बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें सभी सीटियाँ बजाते हैं और कोई भी बुरा नहीं मनाता। ये
नाज़रीन बरादर, इस्लामी मुल्क तुर्की के पहाड़ी इलाके का गाँव कोस्कोए है, जहाँ अल्फाज की बजाय सीटी के जरिए एक शख्स दूसरे तक अपनी बात पहुँचाता है। इस अनोखी बोली के बोले जाने की वजह यह है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में वाक़े इस गाँव के मकीन एक दूसरे से सैकड़ों मीटर दूरी पर होते हैं, जहाँ अल्फाज नहीं पहुँच सकते, इसलिए दूर खड़े किसी शख्स से मुखातिब होने के लिए ये लोग सीटी की जुबान इस्तेमाल करते हैं। इस गाँव के तमाम मर्दों, खवातीन और बच्चों को सीटियों के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने पर अबूर हासिल है, क्योंकि उन्हें बचपन ही से सीटियां बजाना सिखाया जाता है। आलमी इदारे यूनेस्को ने भी न सिर्फ कोस्कोए के बाशिंदों की इस अनोखी बोली की अफादियत का एतराफ किया, बल्कि इसकी हिफाजत के लिए इकदाम भी उठा रहा है। तो जनाब, अगर आप भी इस अनोखे गाँव की सैर को जाना चाहते हैं तो सीटी की जुबान सीख कर जाइएगा, क्योंकि इस गाँव में सीटी मारी नहीं बजाई जाती है। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है।